नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग हुई। शाम 4 बजे तक 43% से ज्यादा वोट हरियाणा में पड़े, तो जम्मू में 3 चरणों में 63% से ज्यादा वोटिंग हुई। इसी के साथ हरियाणा के 1031 उम्मीदवार और जम्मू कश्मीर के 8,873 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। नतीजे 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। नतीजों से पहले आज टीवी9 आपको पोल ऑफ पोल्स के जरिए जनता का मूड भी बताएगा, लेकिन इस पूरे सियासी संग्राम के केंद्र में है एक वोट, दलित और ओबीसी। क्योंकि आज जब हरियाणा में वोटिंग चल रही थी तो उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी दोनों ही महाराष्ट्र में मौजूद थे, जहां इस साल के आखिर तक भी विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। कृषि और पशुपालन से जुड़ी 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा दिया और पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक सभा को संबोधित किया, जिसमें पीएम ने कांग्रेस को दलित और पिछड़ा विरोधी बताया। दूसरी तरफ राहुल गांधी कोल्हापुर में थे। सबसे पहले उन्होंने राजश्री शाहू समाधि स्थल का दर्शन किया। उन्होंने बवाड़ा के भगवा चौक पर बनी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इसके बाद संविधान सम्मान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। भाइयों और बहनों, बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। आज 15% है, 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है, मगर एजुकेशन सिस्टम में 3 लाइन, 5 लाइन, 20 लाइन। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। दलित और पिछड़ों पर जबरदस्त सियासी तकरार छिड़ी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी वंचितों के आगे बढ़ाना चाहती है, कांग्रेस दलित पिछड़ों का लगातार अपमान कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी का भी आरोप है कि संविधान विरोधी दलितों पिछड़ों का हक मारना चाहती है, यानी कि बीजेपी संविधान विरोधी है। पीएम कहते हैं कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से दलित और पिछड़े समाज के लोग और आदिवासी भी इतने सालों से पीछे छूटे हुए हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने जब आज शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया तो कहा कि बीजेपी शिवाजी की समन्वय की विचारधारा को मानती ही नहीं। हम आएंगे तो आरक्षण की सीमा बढ़ाकर वंचितों को उनका पूरा अधिकार देगी। अब सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी या नेता विपक्ष राहुल गांधी दलितों को किंग मेकर मान रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में 20% दलित हैं जो 30 से 35 सीटों पर असर डालते हैं। हरियाणा में 21% ओबीसी भी हैं जिनका असर 18 से 20 सीटों पर दिखता है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी दलित 10% वोटर हैं जो 30 से 32 सीटों पर असर डालते हैं। 38% वहां ओबीसी हैं जो 60 से 70 सीटों पर जीत और हार का मसला तय करते हैं। तो अब आपको यह भी बताते हैं कि हरियाणा में दलित पिछड़ा वोटर्स को रिझाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक किया क्या क्या है। बीजेपी ने 17 दलित उम्मीदवारों में 9 टिकट वंचित अनुसूचित वर्ग के नेताओं को दिए हैं। कांग्रेस अपने 2 दशक पुराने जाट और दलित वाले फॉर्मूले पर फोकस कर रही है। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने पिछड़ों में क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाई, खर्ची पर्ची, परिवारवाद, जमीन कब्जे का मुद्दा लगातार उन्होंने उठाया है। तो वहीं कांग्रेस ने सीएम चेहरा घोषित ना करके हुड्डा की दावेदारी से जाट मतदाताओं को एक संदेश दिया है।
इसके साथ शैलजा भी सीएम बन सकती हैं, एक ये भी संदेश दिया है कि इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिखाने की कोशिश हुई है। अपने अपने दांव चलने के बाद अब दोनों तरफ से दावा हो रहा है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये हरियाणा के अंदर लेकर के आए हैं। हरियाणा में भी इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो राजनीति करती है वो झांसे की राजनीति करती है, झूठ की राजनीति करती है, लूट की राजनीति करती है। अगर विकास की कोई गारंटी है तो कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, मोदी विकास की गारंटी है, हाथ ना राहुल विकास की गारंटी नहीं। पिज्जा कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। सर, खट्टर साहब का कहना है कि बीजेपी तीसरी बार आ रही है। 9.5 साल सीएम रहे वो। खट्टर 9.5 साल सीएम रहे, कहीं आप घूमे हो, कहीं पोस्टर में उनका फोटो दिखाई दिया? और नायब सिंह सैनी कह रहे हैट्रिक है हमारी बीजेपी की। मैंने कहा ना, लोकसभा में होगी बीजेपी हाफ, विधानसभा में होगी साफ। हरियाणा में हर तरफ यही आज के दिन उत्साह नज़र आ रहा है, आम नागरिक में, आम वोटर में, कि अब उन्हें बदलाव चाहिए और कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस मजबूत है और मैं कांग्रेस पार्टी की फुट सोल्जर हूँ, सिपाही हूँ। देखो, ये सब बातें होती हैं, ये लेकिन फैसला हमारी हाईकमान करती है। कांग्रेस को तो हरियाणा की जनता ऐसे ही उखाड़ के फेंकना चाह रही है, जिस प्रकार से नशे के पौधों को उखाड़ के जलाया जाता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे की जो सबसे बड़ी नशे की खेप पकड़ी गई है, उसके साथ तस्वीरें छपी हैं और उसके साथ उसके गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। तो हरियाणा के लोग हरियाणा को नशे के सौदागरों के हाथ में कभी नहीं सौंपेंगे। तौड़ी में आज के सवाल है एकदम सीधे। क्या अब चुनाव में दलित और पिछड़े वोटर का साथ ही जीत की गारंटी है? क्या दलित और ओबीसी चुनाव में किंग मेकर बनेंगे? और अगर ये सच है तो वो किसको किंग बनाएंगे? दलित ओबीसी वोट किसके पास जा रहा है? बीजेपी या कांग्रेस या फिर कोई और? प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेता कांग्रेस के वरुण पुरोहित, हर्षवर्धन त्रिपाठी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगी, प्रेम शुक्ला जी, दलित वोट किसके पास जाने वाला है? आपके जो सबसे बड़े दलित फेस थे अशोक तंवर, आखिरी दिन कैंपेनिंग के, वो भी कांग्रेस के पाले में चले गए, तो अब उनके पास अब डबल बैरल गन हो गई है, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर। देखिए, हमारे साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सूत्र पर हम काम करते हैं। तो अनुसूचित जाति के लोग भी हमारे साथ हैं, जनजाति के लोग भी हमारे साथ हैं, पिछड़े भी हमारे साथ हैं, अगड़े भी हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ हैं। और किसी एक नेता के चले जाने से या एक नेता के आ जाने से ना तो वोट खत्म हो जाते हैं ना वोट बढ़ जाते हैं। अब ये सांकेतिक है। अशोक तंवर जी आम आदमी पार्टी में भी गए थे, तो कौन सा आम आदमी पार्टी के वोट बढ़ गए थे? अशोक तंवर जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी में भी गए थे, कौन से कांग्रेस के वोट बढ़े? जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत जो है बढ़त हो गई हो, ऐसा भी कोई दृश्य आप लोगों ने नहीं देखा। तो उनके चले जाने से भारतीय जनता पार्टी की झोली खाली हो जाएगी, ये कल्पना तो हो सकती है, वास्तविकता नहीं। ठीक है, अगर अशोक तंवर किसी के लिए कुछ फायदा नहीं कर रहे थे तो उनको पार्टी में ला करके आपने फिर लोकसभा क्यों लड़ा दिया उनको? और वो भी अपनी एक सिटिंग सांसद को हटा करके आपने हमारी टिकट दिया। नहीं अच्छा है, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेता है। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय लेना था, लिया उसने। लेकिन जो है किसी का वजन देखकर ही चुनाव में टिकट दिया जाता है, ऐसा नहीं है। सामान्य कार्यकर्ता को भी चुनाव में टिकट दिया जाता है। और कई बार बाहर से आया जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को स्वीकार रहा है, उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर उसको अवसर प्रदान किया जाता है। तो आपको लगता नहीं है कि कोई नुकसान होने वाला है बीजेपी को, जहां तक उनका दलित वोट है? एक बार सुप्रिया श्रीनेत ने आज क्या कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, तो उन्होंने पूरी एक आंकड़ों की फहरिस्त रख दी सामने, और खास तौर पर हरियाणा को लेकर के उन्होंने कहा, देखिए आप तो बोलिए ही मत कि दलित हित क्या होता है। सुप्रिया श्रीनेत का एक बार ट्वीट पढ़ लेते हैं। बीजेपी किस मुंह से दलितों की बात करती है? हरियाणा में एकमात्र दलित चेहरा था आपके पास, अशोक तंवर, उन्होंने भी आपको तिलांजलि दे दी आरक्षण के खिलाफ।
से खिलवाड़, दलितों के खिलाफ बढ़ता अपराध, बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने है, सब जानते हैं। आप दलित विरोधी हैं, दलितों का अपमान और उनका दमन करते हैं। उन्होंने कहा हमने इतने सीएम दिए, हमारे अध्यक्ष भी दलित हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। आप लोग सच में दलित विरोधी हैं, दलित आपको वोट नहीं देगा 21%, ऐसा कांग्रेस कह रही है। देखिए, जिस कांग्रेस हमेशा दलितों का दमन करने का ही काम किया, जवाहरलाल नेहरू तो आरक्षण के विरोध में 1963 में सबको पत्र लिख रहे थे। ये क्या सत्य नहीं है? श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं वो कह रही थी कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होनी चाहिए। श्रीमान राजीव गांधी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होने के बाद संसद में खड़े होकर जिस तरह का भाषण दे रहे थे वो रिकॉर्ड पर है। पिछड़ा आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा उन्होंने नहीं दिया। एक दलित को राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो उसमें ईसाई को बना दिया दलित के नाम पर। एक शुद्ध दलित जो है, उनको जो अनुसूचित जाति में जो जीवन यापन कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति उनको राष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिला। ईसाई जो बन गया था, धर्मांतरित हो गया था, और जो धर्मांतरित हो गए वो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं रहेंगे। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये तय किया था। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को कुचल करके, और भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने जो है रामनाथ कोविंद जैसे दलित व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति के पद पर बैठाया, और अनुसूचित जनजाति की महिला को जो है वो राष्ट्रपति पद पर बैठाया। तो जनजाति और जनजाति और पिछड़ों के बारे में कांग्रेस किस मुंह से बात करती है, ये जो है सवाल पूछने जैसा है। ठीक है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। वरुण पुरोहित जी, बार बार बीजेपी ने इस चुनाव कैंपेन में मिर्चपुर में जो दंगे हुए थे उनका उन्होंने उल्लेख किया था, और सबको याद है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे मुख्यमंत्री हरियाणा के, तो एक दलित बस्ती पर किस तरीके से हमला हुआ था, उसमें एक आदमी और उसकी बेटी जिंदा जला दिए गए थे। उसके बाद यह भी वाकया हुआ था कि जब उस दलित परिवारों को बोला गया कि हम वापस आपको वहां पर उस गांव में बसाएंगे, उन्होंने कहा इससे अच्छा तो हमें सर में गोली मार दो, हम उस गांव में वापस नहीं जाएंगे। बीजेपी अब वापस लोगों को याद दिला रही है, देखो हुड्डा सरकार में जब जाटों की सरकार थी तो दलितों पर अत्याचार होते थे। क्या आपको लगता है दलित वोट आपके पास रहेगा? पद्मजा जी, अभी शुक्ला जी ने जितनी बातें कही मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का नाम लिया क्या? अटल जी का नाम ये नहीं लेते, आडवाणी जी का ये नहीं लेते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी के, सब कांग्रेस के नेताओं के नाम गिनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का भी दिन भर नाम जपते, वो भी कांग्रेस ही थे। आरक्षण भी कांग्रेस ही लाई, और 10-10 साल का एक्सटेंशन भी कांग्रेस के समय में हुआ। दलित और अम्बेडकर जी कांग्रेस ही थे, ये नई जानकारी है। अरे कांग्रेस, अम्बेडकर जी कांग्रेस ही थे। अरे वाह, अम्बेडकर जी कभी कांग्रेस में नहीं रहे, कृपया करके आप अपनी सूचना को सुधार लें। अम्बेडकर जी कभी कांग्रेस में नहीं थे, अम्बेडकर जी कभी कांग्रेस में नहीं थे, कृपया करके अपने ज्ञान को सुधार लें। ठीक है, उनको बात पूरी करें। अम्बेडकर जी कभी कांग्रेस में एक दिन भी सदस्य नहीं रहे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कांग्रेस के एक भी दिन सदस्य नहीं रहे। सिर्फ इतनी मैं इनसे भूल सुधार करवाना चाहता हूँ, ये गलत बयान नहीं कर रहा। ठीक है, वरुण पुरोहित, आपकी बात मान ली मैंने। आप बताओ बीजेपी में थे क्या, जनसंघ में थे क्या? आपके पास नेता नहीं है ना, आप कह रहे हो कांग्रेस कांग्रेस, आपके नेताओं का नाम ही नहीं लेते हो। तो असली बात तो यह कि आप खाली हो। अभी पद्मजा जी ने आपसे अशोक तंवर की बात पूछी, क्यों लिया था? सेनानियों का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, अरे आपके स्वतंत्रता ले ना, बोलो ना, कांग्रेस के आदमी स्वतंत्र सेनानी, आपका कोई रोल नहीं था स्वतंत्रता संग्राम में, आपका क्या रोल था फिर? अरे सर, आप स्वतंत्रता संग्राम पे कहां पहुंच गए? अभी आप चुनावी संग्राम की बात कीजिए ना। मैंने मिर्चपुर का सवाल पूछा, आप सीधे जहां स्वतंत्रता संग्राम पर पहुंच गए। बताइए, क्या मिर्चपुर की यादें खत्म हो गई? देखिए, कोई भी मिर्चपुर पे मिर्ची लग गई है। कांग्रेस नहीं, मेरे कहा कि लग गई, आप लोगों को लगती है मिर्ची, क्यों? सामान कुछ है नहीं, मेरे कहा कि मिर्ची लगेगी, आपके पास सामान ही नहीं है। अरे आपके नेताओं का नाम बताओ, आपके नेताओं का नाम बताओ कोई। अरे कोई है ही नहीं नेता आपके पास। आपने खट्टर को हटा दिया 9.5 साल में। मिर्चपुर का जवाब दें। सक्सेसफुल था तो क्यों हटाया, और अनसक्सेसफुल था आप 9.5 साल से अनसक्सेसफुल है हरियाणा में। ठीक है, अरे मिर्चपुर नहीं, हरियाणा और लाल में आ जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, उनको जवाब देने दीजिए। आप देखो किस प्रकार की बहस सड़क पे कोई बैठ के कर रहा हो, जैसे देंगे नहीं, लिख के देता हूं। बात करो आप, करने आप खाली हो, सामान नहीं है आपके पास। अशोक तंवर को लिया क्यों लिया? नहीं देंगे सामान नहीं क्यों लिया, और चला गया तो हमारे फर्क नहीं पड़ता। सामान तो आपके पास तोड़नी होती है। ठीक है, जब तो कांग्रेस के नेता चाहिए, आपके पास नेता भी नहीं है ना, तो नेताओं के नाम गिना सकते हो, आपके पास नेता है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं। ठीक है, आप पद्मजा जी बात करते हैं ओबीसी दलित, देखिए दलित और ओबीसी समाज के हम किसी भी क्रॉस सेक्शन सोसाइटी, सारी सोसाइटी
अभी क्या चवन्नापना करते हो बैठ करके? प्रेम शुक्ला जी, उनको जवाब पूरा करना दीजिए। नहीं, आप देख लो इनका, उनको जवाब पूरा लोगों को मैं पूरा करने दीजिए। बोलिए। इनका स्तर देख लो आप, इनका स्तर देख लो। ये अब ये ठीक है, इनकी जैसी लेवल है, लिख के देता हूँ, लेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, जवाब नहीं। तो ओबीसी, ये देखो, अब आपको कुछ आता तो है नहीं, नाले में गैस बनने लग जाती है, दूसरे को बोलो। ठीक है, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। वरुण जी बोलिए। स्टाइल देखो आप, पूरा देश देख रहा है इनका स्तर, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, दलित और ओबीसी कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस सभी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ। मेरी चीज जोर से लग गई। ये लो, अबे पद्मजा जी, आप कैसे डिबेट? कांग्रेस कोई दलित जाट नहीं करती है, कांग्रेस भी सबका साथ सबका विकास करती है। चलिए, दोनों जो हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ, जवाब आया, हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, उनसे पूछे दलित वोट किसके पास जा रहा है? जयशंकर, जवाब मिला पद्मजा जी? देखिए, जिस तरीके से आप अशोक तंवर पे डायरेक्टली जवाब नहीं देना चाहते, वो मिर्चपुर का जिक्र नहीं करना चाहते। सीधा जवाब दिया, सीधा जवाब दिया मैंने। अरे आप नहीं दिया मैंने, मिर्चपुर पर मिर्च तक नहीं बोल पाए हो। अरे आप बोल रहे भाई, मिर्चपुर पर जवाब नहीं दे रहे। मुबारक हो। अरे मिर्चपुर बोलिए ना, मैं 10 मिनट देता हूं। मिर्चपुर बोल कर दिखाइए, नहीं बोलेंगे आप। इनका स्तर देख लो, दलितों का जवाब दे दीजिए ना, दे दीजिए। 10 साल बीत गए उन दंगों को, आपको लगता है कि अब दलित मतदाता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दंगे हुए नहीं हुए, अब वो आगे के देख रहा है? दे दीजिए जवाब। दलित ओबीसी कुछ नहीं है, लोग महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं, आर्थिक और मानसिक रूप से जो मोदी सरकार ने परेशान किया जनता को, जनता उससे त्रस्त है। जनता इसलिए ऑल्टरनेट ढूंढ रही है। आप 8 तारीख को खुद देखोगे, मैं तो इनकी तो हिम्मत नहीं है मोदी के खिलाफ करना। मैं तो राहुल गांधी गलत बोले तो आज बोल दूंगा, इनकी हिम्मत थोड़ी है। ठीक है, पुलिस या फॉर्मेट। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अब जो दंगे हुए थे हरियाणा में, वो मुद्दा नहीं रहा है। दलित वोट किसको जा रहा है? जनता उनसे त्रस्त है, इनकी आर्थिक नीतियों से, पूंजीवादी नीतियों से। आज भी लोकसभा में पिछड़ने के बाद भी दलितों का स्वभाव है, दलितों की हत्या मुद्दा नहीं है, जो पूंजीवादी स्वभाव है, दलितों की हत्या मुद्दा नहीं है, जनता उनको साफ कर देगी। बिल्कुल, हर तरह से आप 8 तारीख को फिर हम आप बैठेंगे। ठीक है, नए मुद्दे हैं इस बार जिससे लोग त्रस्त हैं, उन्हीं पर वोट पड़ रहा है। दलित वोट, ओबीसी वोट, दलित महज 21% होंगे, पर वो कई सीटों पर उनका प्रभाव पड़ता है। मुद्दा नहीं है कांग्रेस की, और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये वोट किसको जा रहा है आपके हिसाब से, हर्षवर्धन जी? देखिए, सबसे पहले तो पद्मजा जी, एक ज़रूरी जानकारी मुझे लगता है आनी चाहिए, क्योंकि कई बार डिबेट हुई तो डॉक्टर अंबेडकर तो कांग्रेसी नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेसी थे, जो जनसंघ के संस्थापक थे। डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आद्य सरसंघचालक थे, वो भी कांग्रेसी थे। तो थोड़ा जो डिबेट होती है ना, उसमें लोगों को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी वो कोई आज वाली राजनीतिक कांग्रेस पार्टी नहीं थी। देश में जो लोग भी स्वाधीनता संग्राम में शामिल थे, जिन लोगों को भी लगता था, वो सब अलग अलग समय पर शामिल थे। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा कि नहीं, हमें एक राजनीतिक दल अलग से बनाना चाहिए जो इस तरह का होगा। उनको केशवराव बलराम हेडगेवार को लगा कि नहीं, देश आजाद हो जाएगा तो व्यक्ति निर्माण कैसे होगा, तो वो एक अलग विषय, लेकिन जानना चाहिए लोगों को। इसलिए अब देखिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, इसको आप समझिए। हरियाणा चुनाव बहुत साफ दिख रहा था, कांग्रेस पार्टी बहुत लीड ले रही थी। 10 साल की बीजेपी की सरकार हो गई थी, और भारत में एक स्वाभाविक तौर पर एक रहता है कि 5 साल 10 साल की सरकार हो गई। पहले तो 5 साल भी बड़ी मुश्किल चलती थी, अब 5 साल 10 साल चलती हैं सरकारें। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी बन गए, ठीक है कि अकेले बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली, तो देश का मानस थोड़ा बदला है। लेकिन उसके बावजूद लोग मानते हैं कि 10 साल की सरकार हुई तो बहुत से एंटी इनकम्बेंसी होगी। फिर हरियाणा है तो थोड़ा किसान, पहलवान, वो सारे मुद्दे रहे। लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, कुमारी शैलजा तो ऐसे लग रहा था जैसे भाजपा का प्रचार कर रही हूं। थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन सोचिए कि क्या कोई एक नेता जो उस पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से हो, दलित चेहरा हो सबसे बड़ा, क्योंकि अशोक तंवर तो अभी चुनाव प्रचार 5 बजे समाप्त होना था, 2-2:30 बजे वो राहुल गांधी की सभा में शायद आए थे, तो 2.5-3 घंटे में कुछ पलट देंगे, ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन कुमारी शैलजा, दलित नेता, वो हर दिन मुस्कुरा के कहीं न कहीं एक साक्षात्कार दे देती थी, कहती थी कांग्रेस को हमें जिताना है, मैं तो कांग्रेसी हूं, ये भाजपाई अपने आप को जाने क्या समझते हैं। फिर कहती थी कि लेकिन दलित के नाते मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर कह देती थी, कह रहे हुड्डा जी तो कब मुलाकात हुई थी, याद ही नहीं आ रहा, अब क्या करें बताइए, ऐसे हंसते हुए कहते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो असली संकट है, जिस पर चर्चा लगभग ना के बराबर हो रही है, कि दलित नेता के तौर पर कुमारी शैलजा ने पूरे चुनाव में क्या किया है। सोनिया जी के मनाने के बाद भी उन्होंने अपना रुख नहीं बदला, और आज
जो सोनिया दुहन जो पहलवान थी, उनके साथ जो दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में जो उनके साथ छेड़खानी हुई, उनके साथ जो हुआ उस पर तो अब तक 2-3 लोगों को जेल जाना चाहिए था, जिन्होंने सोनिया के शरीर पर हाथ लगाया, जिन्होंने वो बदसलूकी की, लेकिन वो मुद्दा नहीं बना। अब ये एक अलग बात है। दलित कुछ न कुछ जरूर ये सोच रहे होंगे कि शैलजा इतनी नाराज क्यों हैं, क्योंकि अगर दलित जाट मिल जाते तब तो क्लीन स्वीप है। वही सबसे बड़ा सवाल पर है। आपको लगता है जयशंकर जी कि कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से दलित वोटर के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि कांग्रेस दलित विरोधी है? क्योंकि भाजपा तो यही कोशिश कर रही है, हर बार रैली में वो कुमारी शैलजा का जिक्र तो करते हैं। देखिए पद्मजा, ये तो इसका फैसला 8 अक्टूबर को मालूम हो जाएगा, जब रिजल्ट आएंगे कि दलित ने किसको दिया, ओबीसी ने किसको दिया, जाट ने किसको दिया, किसान ने किसको दिया, जवान ने किसको दिया, पहलवान ने किसको दिया। इसके सारे फैसले जो है 8 तारीख की सुबह से आने शुरू हो जाएंगे, पता चल जाएगा। देखिए, जहाँ तक बात विमर्श की बात है, वो हमारे एक मित्र प्रेम शुक्ला जी अभी बता रहे थे, सबका साथ सबका विकास के नारे पे उनकी पार्टी चलती है। इनको बलात्कारी और हत्यारे का समर्थन लेने में भी गुरेज नहीं है। डेरा सच्चा सौदा, आप मिर्चपुर की मिर्च लग रही थी, आप डेरा सच्चा सौदा के बाबा रहीम के बारे में क्या कहेंगे, राम रहीम के बारे में क्या कहेंगे? जब जब चुनाव आता है वो पेरोल पे छूट जाता है वो आदमी। वो बलात्कारी है, हत्यारा है, वो सजा याफ्ता है, सजा काट रहा है, जेल में सजा काट रहा है। उसके डेरा सच्चा सौदा ने आज चुनाव से पहले भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। एक तो ये कि भाजपा की हालत अब इतनी खराब हो गई है हरियाणा में कि उसको एक हत्यारे और बलात्कारी के समर्थन की जरूरत पड़ रही है, और बार बार भी जरूरत पड़ती है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में उसका करिश्मा नहीं चल पाया था, 2-3 चुनाव में तो चला था, 2014 में भी चल गया था, लेकिन 2000 इसमें नहीं चला। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें नहीं चल पाया। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि भाजपा को मिर्चपुर तो करना ही चाहिए, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि 10 साल के शासन में भाजपा ने हरियाणा के दलितों के लिए क्या किया। मिर्चपुर के जो पीड़ित या प्रताड़ित लोग थे, जिनके साथ जाति हुई थी, उनके लिए भाजपा की सरकारों ने क्या किया? दोनों सरकारें, चाहे खट्टर की हो चाहे सैनी जी की सरकार हो। एक तो ये बात है। देखिए, दरअसल बात क्या है कि आज हरियाणा में जो इशू बन गया है वो सवाल है बेरोजगारी का। बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानी है। किसानों के ऊपर जो ज्यादतियां हुई है, वो किसान सिर्फ जाट नहीं है, ये अगर कोई मानता है तो गलत मानता है। उस ओबीसी के लोग भी किसानी करते हैं। पर कुमारी शैलजा वाला नैरेटिव अभी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं, कुमारी शैलजा को लेकर के जितना इन लोगों ने प्रचार किया और उनके बरक्स अशोक तंवर को खड़ा करने की कोशिश की, लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया था अशोक तंवर को शैलजा के खिलाफ ही, और 1 घंटा पहले वो भाजपा के मंच में भाषण दे रहे थे, उसके 1 घंटे बाद चले गए राहुल गांधी के साथ। अगर दलित अगर पलट रहा होता तो अशोक तंवर छोड़ करके क्यों बीजेपी? हवा का रुख किस तरफ है अशोक तंवर से ही समझ में आ गया है। प्रेम शुक्ला जी, ये थोड़ा ठीक नहीं है। नहीं, तथ्य है क्या ये? अशोक तंवर 2009 में सांसद बने थे, 14 हारे 19 हारे। आम आदमी पार्टी में गए, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी हर सीट पे जमानत जब्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी में आए, जो सुनीता दुग्गल की जीती हुई सीट थी, वो हार गए। तो अशोक तंवर का जाना, तो जिस पार्टी में वो जाते हैं उस पार्टी को ले डूबते हैं। इतिहास तो उनका यही कहता, तथ्य मैं बता रहा हूं, बाकी चुनाव परिणाम तो हो चुका है। जो नहीं, पर कहा तो यही जा रहा है कि अशोक तंवर को इसलिए लाया गया ताकि कुमारी शैलजा का जो फैक्टर है उसको कट टू साइज कर दिया जाए। देखिए, एक तो शैलजा का फैक्टर या कोई इस तरह का कोई फैक्टर नहीं होता है। नहीं, मुख्यमंत्री के उस तरह का अगर होता तो अनिल विज लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह लगातार कह रहे हैं कि साहब हर बार जो है दक्षिण हरियाणा से ही भाजपा को लीड मिलती है, जीत मिलती है, मुख्यमंत्री मुझको बनना चाहिए। तो इसका मतलब कि वो लोग वोट नहीं देंगे उनके लोग, या अनिल विज के लोग जो पंजाबी समुदाय है वो भाजपा को वोट नहीं देगा, उनके लोग नाराज होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, पार्टी लड़ती है अपने प्रोग्राम्स के हिसाब से। भाजपा का अपना एक जन समर्थन आधार बन गया है पिछले वर्षों में। हालांकि 10 साल 15 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, मंगल सेन एक नेता हुआ करते थे जनसंघ पार्टी से लेकर के बीजेपी तक, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था। लेकिन बाद में मोदी जी के प्रयासों से, और जैसा भी रहा हो, तो एक हुआ और सत्तारूढ़ पार्टी बनी। इस बार तो लगभग क्या बोलते हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर जेजेपी, उन्होंने जेजेपी के साथ सरकार भी बनाई। सबसे बड़ी बात इस बार क्या हुई है कि इस बार ये चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी के विरुद्ध हो गया है, आपस के विरुद्ध हो गया है। इसमें दुष्यंत चौटाला, मायावती
चंद्रशेखर आजाद या ओम प्रकाश चौटाला की पार्टियां नगण्य सी हो गई हैं, उनको लोग पूछ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं। मतलब बाइपोलर एक चुनाव हो गया है, एकदम बाइपोलर चुनाव हो गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, आपने जिक्र किया मायावती का, आपने आजाद समाज पार्टी का जिक्र किया, जयशंकर जी का कहना है कि ये एक बाइपोलर है और जो बाकी दलित पार्टी, प्रेम शुक्ला जी मैदान में उतरी थी, कई लोग तो कह रहे थे कि वो अलायंस भी भाजपा ने करवाया है हरियाणा के अंदर, कि मायावती जी अचानक क्यों वहां पे सीटें लड़ रही हैं, चंद्रशेखर आजाद क्यों अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, लोग इस बार नहीं उस बुलावे में आने वाले हैं, और दलित तो बिल्कुल नहीं। देखिए, आदरणीय जयशंकर गुप्त जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शुचिता और स्वच्छता की अपेक्षा रखनी चाहिए। सही कह रहे हो, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी तो अपने पति के हत्यारों से भी समझौता करने में उनको कोई संकोच नहीं होता। 1998 में श्रीमान इंद्र कुमार गुजराल की सरकार मिलापचंद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गिरा दी गई थी कि द्रविड़ मुन्नेत्र खचगम श्रीमान राजीव गांधी का हत्यारा है, लेकिन सत्ता के लोभ में इतना मदमस्त हो गए कांग्रेसी कि आज डीएमके जो है उनके लिए सबसे अधिक पूज्य है, और जो है श्री राजीव गांधी के हत्यारों के साथ उनकी बेटी प्रियंका वड्रा जेल में जाकर लंच करती हैं। लेकिन जयशंकर गुप्त जी को आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जानते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका वड्रा, राहुल गांधी का चरित्र यही है। वो लोग जो इंदिरा गांधी के हत्यारों को जो है, जो लोग मानने लगे कि संत भिंडरा वाले, वो जो है वो निश्चित तौर पर उनका जो है चरित्र यही है कि इंदिरा गांधी के हत्यारों को वोट के लिए जो है आरती उतारने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। अभी कल ही जो है यूथ कांग्रेस का एक पदाधिकारी जो है वो अपने क्लास में लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, स्वयं माधवन जो है उस पर महिलाओं से छल का आरोप है, और श्रीमती सोनिया गांधी को अत्यंत प्रिय है। बीवी श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी कुछ दिन पहले हटे हैं, उन पर असम की कांग्रेस की नेत्री ने आरोप लगाया तो नेत्री को निकाल दिया गया, लेकिन बीवी श्रीनिवास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मौर्य करके जो है इनकी कार्यकर्ता थी, किसी दिन पोस्टर गर्ल हुआ करती थी, उसके साथ जो है अभद्र व्यवहार कांग्रेसियों ने किया, उसकी पिटाई तक कर दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो महिला उत्पीड़न जो है वो कांग्रेस जो है उसका अंतर्गत तत्व है। ठीक है, जयशंकर गुप्त जी बिल्कुल आपत्ति नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने दूसरा आपने पूछा एक प्रश्न कि मिर्चपुर पे क्या किया, अब एक प्रश्न और इनका, उसका भी उत्तर हाँ, बताइए। इन्होंने आदरणीय जयशंकर गुप्त जी ने पूछा कि मिर्चपुर पर जो दंगे हुए उस पर भाजपा ने क्या किया। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी है, उन्हीं के कार्यकाल में सरकार के प्रश्रय के कारण ही प्रोसिक्यूशन ने आजीवन कारावास मिर्चपुर के दोषियों को दिलाया। यह सजा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप मुझे बता दीजिए 1984 के सिख दंगों में कितनों को सजा दिलाई गई, बल्कि जिस पर जो है जो वहां गवाह थी उन पर टाड़ा लगवाया है। जयशंकर गुप्त जी, आप तो भली भांति जानते हैं, आप जिस कांग्रेस के प्रशंसा में तालियां बजाते हैं, उस कांग्रेस ने जिन महिलाओं के पतियों को जला दिया गया, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जो गवाहियां दे रही थी, उन्हीं पर टाड़ा लगा दिया। ये कांग्रेस का अपना जो है कामकाज रहा है। ठीक है जयशंकर जी, इससे पहले कि हरकतें जो है मिर्चपुर में भी करने का इरादा हुड्डा जी की सरकार का रहा है। ठीक है, इससे पहले कि आप जवाब दें, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का जिक्र हुआ था, इरादों को धूत करते हुए मिर्चपुर के लोगों को जो है उन्होंने स्वाभाविक तौर पर जो है सजा दिलाई। ठीक है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का जिक्र हुआ, मैं एक बार ये किंग मेकर कैसे बनते हैं, अलग अलग जो दलित समुदाय के हिस्से हैं, बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं जो दलित वोट है हरियाणा में, और उसमें सबसे बड़ा वोट जो है वो जाटव का है। कुल आबादी 21% है दलितों की, इसमें जाटव 50% है, दूसरे नंबर पर आते हैं वाल्मीकि जो कि 30% है, कुमारी शैलजा बड़ी जाटव नेता मानी जाती हैं उस पूरे इलाके की और उस राज्य की, और जाटवों में आपको याद होगा भोले बाबा का बहुत असर है। भोले बाबा जिनके खिलाफ अभी हाल ही में 2 दिन पहले चार्जशीट दायर की गई थी, हाथरस का जो भगदड़ में चार्जशीट हुई थी, जाटव समाज में उनका काफी असर माना जाता है। और साथ ही साथ मजहबी सिख जो समुदाय है यहाँ दलितों में, उनमें गुरमीत सिंह का काफी असर माना जाता है। इन दोनों बाबाओं का असर, हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कुछ फायदा होगा? क्योंकि अब डेरा सच्चा सौदा ने तो बोल दिया है कि हमारे सारे समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए, तो मजहबी सिख जो वोट है क्या वो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, और जाटव जो समुदाय है उसके बीच में कुछ फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए,
मुझे लगता है पद्मजा जी, एक तो ये कि मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि राम रहीम पेरोल पर बाहर आएगा और वो किसी पार्टी को जिता या हरा देगा, उसमें इतनी क्षमता है। मैं कतई नहीं मानता हूं। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सीटों पर न हार जाती जहां उसके डेरे का प्रभाव माना जाता है। पर सर 9 बार जब वो पैरोल में आए हैं, 7 बार चुनाव के आसपास ही रहा है, ये तो बहुत ही बड़ा सहयोग हो गया। निश्चित तौर पर दिखता है कि वो पैरोल इनके चुनाव के समय ही होती है। ये बड़ा विचित्र है। और ये तो इस देश में कोई भी जो ऐसे ताकतवर लोग हैं उनको इस तरह से पैरोल मिल जाती है, उनको लाभ मिल जाता है। और आपको क्या, हम भूल गए क्या, हरियाणा का ही तो मसला है। मनु शर्मा को कितनी बार मिली है, ये कोई क्या गिनती करने की बात? पैरोल पे बाहर आकर के वो कहते हैं कि हमारे सारे लोगों को भाजपा को वोट देना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं, जिस सरकार के कार्यकाल में वो जेल में गए, उसी सरकार के कार्यकाल में गए ना। मनोहर लाल खट्टर के ही समय चंडीगढ़ का वो वाकया सबको भूल गया क्या? मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐसे नेता, एक तो पहले ये सवाल बिल्कुल खड़ा होना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो बाकायदा कुकर्म के आरोपी हैं, दोष सिद्ध हुआ है, जो जेल में हैं, जो पत्रकार की हत्या के आरोपी हैं, दोष सिद्ध हुआ है जेल में, उनको ऐसे बार बार पैरोल मिलनी चाहिए क्या? क्योंकि अब कानून में एक प्रोविजन है, उसका लाभ हो लेते हैं। लाभ कौन लेता है? ताकतवर लेता है। मेरा सवाल उससे आगे का है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति किसी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने, वोट दिलाने की ताकत रखता है? मेरा मानना है कि कतई नहीं। अगर रखता होता तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर वो करते हैं, अगर लोकसभा चुनाव में उनके डेरे वाली सीट भाजपा जीत गई होती तो मैं मान लेता। मेरा मानना है कतई। तो आप कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होने वाला, इसका चुनाव से कुछ लेना देना इसका नहीं, लेना देना होगा, हाँ, पर असर नहीं होगा। लेकिन उसका कोई असर होगा ये मैं नहीं मानता हूं। असर होगा तो उसकी वजह है दूसरी। वरुण पुरोहित, कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। पद्मजा जी, मैंने आपको पहले भी कहा, भी देखिए शुक्ला जी फिर कहां पहुंच गए, डीएमके पहुंच गए, इंदिरा गांधी पहुंच गए, 20 साल पहले पहुंच गए, 40 साल पहले। खुद के पास जब सामान नहीं होता है तो दूसरों के नाम लेके आरोप लगाने। मैं तो नहीं कहा, मैंने कहा भाई महंगाई, बेरोजगारी जनता की सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 15 दिन में ही आप देख लो, सब्जियां, सारी सब चीजें कितनी महंगी हो गई, फ्रूट तो खा ही नहीं पा रहा बच्चा कोई। तो ये जो इनकी जो नीतियां हैं वो पूंजीवादी नीतियां हैं, किसी भी तरह से देश को पूंजीवाद में झोंकना चाहते हैं। और भारतीय समाजवाद की जो हमारे समाज की व्यवस्था है वो भारतीय समाजवादी सोच है, कोई समझना नहीं चाह रहे। बिल्कुल मैंने कहा ना, स्वभाव में ही परिवर्तन नहीं आ रहा है। चुनाव में जब इनको लोकसभा में इतना सेटबैक लगा, 400 पार कर रहे थे, मोदी की गारंटी कर रहे थे, मोदी की गारंटी तो अब शब्द ही नहीं लेते। तो वो चीजें इनको समझ में नहीं आ रही। मैं बात कर रहा हूँ व्यवहारिक बात, आम जनता की। अब जो पूरा तबका है, मिडिल क्लास कितना परेशान, पर कोई मतलब नहीं। अब आप इसको दलित ओबीसी बांट लो, कुछ भी बांट लो, आम जनता इनसे त्रस्त हो गई आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। आप जब कांग्रेस में तो कह रहा हूँ किसी को गलत टिकट भी दे दिए हैं, इनकी तो हिम्मत नहीं है। मैं तो बोल देता हूँ कांग्रेस में भी, हमारे तो डेमोक्रेटिक मंच में बता रहा हूँ, तो वो गलत टिकट भी जीत जाएगा, क्योंकि इस वक्त जनता जो है बहुत ज्यादा इनसे परेशान। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि आप फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति का है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, आपके खिलाफ वोट पड़ रहा है। वोट इस जाति का उस जाति का नहीं, वोट पड़ रहा है कि भाई बीजेपी को हटाना है। हरियाणा का अलग क्यों कराया? महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा लेते, वो भी नहीं कराया। इतना डर इनके मन के अंदर। भाई देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर कुमारी शैलजा तक अपमान करने पे कैसे भाई फर्क पड़ेगा? भाई इनको तो अधिकार ही है दलितों का। बात करो ना, नेहरू जी अपमान किया करते थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, और जो है कुमारी शैलजा का अपमान कर रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा। तो बारंबार जो है दलितों का अपमान करना कोई मुद्दा हो सकता है क्या? मिर्चपुर में दलितों को आग लगाकर मार देना कोई मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल दलितों को मार ही देना चाहिए। कांग्रेस को लाइसेंस देना चाहिए, हुड्डा जी को लाइसेंस मिलना चाहिए कि दलितों की बस्तियां जो है वो अपने समर्थकों से आग लगवा दे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। दलित बेचारे, अब देखिए फिर बीच में चिल्ला रहे हैं, मैं उनको सुन रहा था ना। अरे भाई, एक आपके सर्वोच्च नेता हैं, उन पर भी बलात्कार का आरोप लगा था। आपको खाली सोनिया गांधी, राहुल मिर्ची तो इतनी जोर से लगेगी आपको। आपके सर्वोच्च नेता जो हैं उन पर भी बलात्कार का आरोप लगा था। नाम बताएं, याद कराएं, भूल जा रहे हैं आप तो हरियाणा भूल जा रहे हैं आप। आपके सर्वोच्च नेता पर बलात्कार का आरोप लगा है, पता है ना आपको? तो तंदूर कांड जो है आप ही के यहाँ, भंवरी देवी कांड आप ही के यहाँ, तमाम मदेरणा जो है बलात्कार के मामले में आप ही के यहाँ। बलात्कारियों की इतनी लंबी सूची है कांग्रेस की कि यूथ कांग्रेस के अधिवेशन में नागपुर का रेड लाइट एरिया पर कांग्रेसी घुस गए और रेड लाइट एरिया खाली हो गई। तो बलात्कार को लेकर जब कांग्रेसी कुछ कहते हैं तो ऐसे लगता है कि जो है कैसे जो है चलनी जो है सुई को बता रही एक छेद है। तो आपकी चलनी की दशा है मित्र। तो कृपा करके महंगाई, बेरोजगारी, सबसे अधिक जो है गरीबों को
गरीबी रेखा से निकालने का काम, और ये मेरा दावा नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दावा है कि 30 करोड़ लोगों को मोदी जी के कार्यकाल में गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक किसी के कार्यकाल में संख्या हो तो बता दीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कोई रिपोर्ट हो तो बता दीजिए। फ्रेजाइल 5 में आपको नहीं लगता है कि जो तीन अलग अलग वर्ग हैं दर पर छोड़कर गए थे और 4.7% के वृद्धि दर पर आप आए थे? प्रेम शुक्ला जी, हरियाणा में देश का दिवाला पीटा था फोन बैंकिंग के माध्यम से, लोग जानते हैं देश की जीडीपी पे, ये तो बताओ। प्रेम शुक्ला जी, हरियाणा में ये कहा जा रहा है कि 3 वर्ग हैं, किसान, पहलवान और जवान। तीनों किसी ना किसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पहलवान आंदोलन की वजह से, किसान फार्म लॉज की वजह से, और पहलवान तो आप, और जो जवान है वो अग्निवीर की वजह से। तीनों वर्ग भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त रूठे हुए हैं। आप नहीं मानते, और यही वरुण पुरोहित और कांग्रेस भी कह रही है कि ये भाजपा के खिलाफ वोट पड़ रहा है। भाजपा के साथ हैं, तीनों वर्ग भाजपा के साथ, तीनों वर्ग भाजपा के साथ है। किसानों का उत्पीड़न कांग्रेस के कार्यकाल में जो हुआ, जिस तरह से बीज से लेकर बाजार तक किसान के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार खड़ी रही है। किसानों को जिस तरह गरीबी से बाहर निकाला है, जिस तरह से उनको जो है खाद, बीज, पानी, हर चीज की सुविधा दी है, वो किसान भली भांति जानते हैं। हरियाणा में जितनी फसलों पर एमएसपी है, बगल में पंजाब में, चाहे वो इनके जो है कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो, चाहे आम आदमी पार्टी कार्यकाल रहा हो, सिर्फ एमएसपी कितनी फसलों पर है, पंजाब और हरियाणा की तुलना कर लीजिए। आपको लगता है खट्टर जी के कार्यकाल की तुलना और बगल में पंजाब के सरकार की तुलना कर लीजिए। ठीक है। इसी तरह से जो पहलवान लगातार जो पहलवान विरोधी भी था, उस पर भी जो है हरी साल्वे जैसा वकील खड़ा करना, सबसे बेटर फैसिलिटीज देना, और जितना पदक जो है, किसी पहलवान से पूछ लीजिए, देश के किसी पहलवान से पूछ लीजिए, उनको सुविधा मिली है तो मोदी जी के कार्यकाल में मिली है। एक दिलचस्प चीज ये हुई है हर्षवर्धन जी कि आज सुबह जब वोट पड़ने शुरू हुए, सीमा पर शहीद भी होता था, उसको भी हेमराज जैसे का सिर काटकर ले जाते थे पाकिस्तानी। और इनके जो है रक्षा मंत्री कहते थे नॉन स्टेट एक्टर काट कर ले गया। ठीक है, क्योंकि पहलवान की बात हो रही है, एक चीज याद आई मेरे को, आज सुबह मैं सुन रही थी, पहलवान फैक्टर लोग बात कर रहे हैं। महावीर फोगट ने सुबह आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगला ओलंपिक विनेश को लड़ना चाहिए था, पर वो राजनीति में फंस गई, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची वापस ओलंपिक से, तो दीपेंद्र हुड्डा उन्हें रिसीव करने चले गए। आपको क्या लगता है, ये बयान की टाइमिंग को देख करके क्या लगता है आपको कि हम ये 3 वर्गों की बात कर रहे हैं? नहीं पद्मजा जी, निश्चित तौर पर ये बयान की टाइमिंग, और देखिए अगर हरियाणा आज दुनिया में पहलवानों की वजह से जाना जा रहा है, तो कोई कुछ भी कह ले, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, या फिर विनेश या संगीता, किसी की बात करें, या जो बजरंग पुनिया और दूसरे लोग हैं, लेकिन अगर कोई एक आदमी है जिसकी वजह से ये सब हुआ, तो उसका नाम है महावीर फोगाट। सबका, जिसको कहते हैं ना कि जो जड़ है इस वट वृक्ष की, वो वहीं से है। और अगर महावीर फोगाट 3 बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि हुड्डा के शासनकाल में उनकी बेटियां जीती तो क्या दिया, नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। आज राज्यसभा की बात कर रहे हैं विनेश को, जब दुनिया भर में ये एक प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं, हम कोई भी हो, हर कोई कहता है गुरु का सम्मान करते हैं, और खास करके जो खिलाड़ी होते हैं और जो संगीतकार, संगीतज्ञ होते हैं, कलाकार होते हैं, उनके लिए तो गुरु का विशेष स्थान होता है। लेकिन विनेश हारना जीतना अपनी जगह है, लौट कर आती है, और वहां हवाई अड्डे से जब दीपेंद्र हुड्डा लेकर आते हैं, तो महावीर फोगट के लिए वो निश्चित तौर पर। और अगर आप ये कह रहे हैं कि पहलवान हरियाणा के इशू हैं, मुद्दा है, तो क्या उन पहलवानों को ये बात बुरी नहीं लगी होगी? और जो सबसे बड़ी बात है, महावीर फोगट ने एक लाइन और कही है, उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई है, इस चुनाव में कांग्रेस स्वीप कर रही, लेकिन अभी जब हम वोटिंग के दिन खड़े हैं तो 50-50 का मुकाबला हो गया है, नेक टू नेक है। अब ये हम लोग तो यहां से कह रहे हैं, अगर महावीर फोगाट ये कह रहे हैं तो इसका मतलब भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए भाजपा को जाटों ने हरा दिया है, या मैं अगर उसको और थोड़ा रॉ कहूं तो जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत दिखा दी 2024 को लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्या उस डोमिनेंस का प्रभाव विधानसभा चुनाव में, उसका जो एंटी रिएक्शन होता है, या जो कहें एंटी थीसिस थ्योरी होती है, वो काम करेगी क्या? ये 8 तारीख को देखने वाली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाकी जो समुदाय हैं उनमें काउंटर कंसोलिडेशन हो सकता है, खास तौर पर दलित और ओबीसी में।
आप देख रहे हैं ऐसा? निश्चित तौर। अच्छा, बाकी लोगों ने कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये भी देखना बहुत जरूरी है। किसने किस जाति को कितने टिकट दिए हैं। तो दोनों जो मेन पार्टीज हैं, क्योंकि हर कोई मान रहा है कि अब ज्यादातर ये बाइपोलर ही इलेक्शन होने वाला है, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी। तो अगर आप देखिए जाटों को कितने, इसमें जट सिख भी हमने शामिल किए हैं। जाट और जट सिख को कांग्रेस ने दिए हैं 30 टिकट और बीजेपी ने 17। ओबीसी में कांग्रेस ने 25 टिकट दिए हैं, बीजेपी ने 21 टिकट दिए हैं। ब्राह्मणों को कांग्रेस ने 5, बीजेपी ने 11। पंजाबी को कांग्रेस ने 7, बीजेपी ने फिर से 11 टिकट दिए हैं। बनिया समुदाय को 2 टिकट मिले हैं कांग्रेस से और 5 मिले हैं बीजेपी से। एससी को 17, क्योंकि 17 सुरक्षित सीटें हैं एससीज के लिए हरियाणा में, 17 कैंडिडेट खड़े किए हैं समुदाय से, दोनों कांग्रेस और बीजेपी ने। तो एक तरीके से जयशंकर जी ये तो साफ हो जाता है कि सबसे बड़ा दांव खेला है कांग्रेस ने जाटों पे। 30% 30 टिकट यानी कि 30% टिकट उन्होंने दिए हैं जाटों को। मेरे ख्याल से बीजेपी ने सिर्फ कुछ 18-19% अपने टिकट दिए हैं जाटों को। उन्होंने अपर कास्ट अगड़ी जातियों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। क्या आपको लगता है कि इससे दलितों में काउंटर कंसोलिडेशन होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। देखिए, पहली बात, अगर इस सूची से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण बनिया पार्टी हो गई। जितना ज़्यादा सीटें ब्राह्मणों को दिया, बनियों को दिया है, हाँ, सबसे ज्यादा उन्हीं को दिया है। पंजाबी, ब्राह्मण, बनिया और ये ब्राह्मण। हाँ, दलित सबसे ज्यादा है। दलित तो उतना ही है, नहीं, दलित 17 दोनों। रिजर्व सीटें हर्षवर्धन उतना ही देंगे, उससे अधिक तो कोई नहीं। कांग्रेस ने भी उतना ही दिया है। जिस ओबीसी समाज पे बीजेपी का बहुत दावा हो रहा था, उसमें भी कांग्रेस के लोगों ने 25 लोगों का टिकट दिया है। इन्होंने कम दिया है, 21 को दिया है। उन्होंने एक मुख्यमंत्री को बना दिया ना। अब मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन अब वो तो देखने वाली बात होगी। देखिए, ये सब बातें अलग बातें हैं। असल बात यह है कि देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे मित्र प्रेम शुक्ला जी ने मेरे बारे में भी बोल दिया कि मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता या क्या कांग्रेस के पक्ष में बोलता हूं। अब ये गलतफहमी कैसे उनके दिमाग में है तो वही जानते होंगे। बिल्कुल नहीं कहा मैं। वो पहले प्रशंसा करते हैं आप। वो प्रशंसा करते हैं, ऐसा बिल्कुल मैंने प्रवक्ता नहीं कहा। मैं जानता हूं, मैं कतई कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता हूं। विरोध तो करता हूं, विरोध सबका ही करता हूं। जिसका जब मौका होता है उसका विरोध करता हूं। मैं प्रशंसा किसी की नहीं करता हूं। दूसरी, मैंने ये नहीं कहा कि मिर्जपुर में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था। मैंने ये भी नहीं कहा कि नहीं बीजेपी ने भी वहाँ बहुत अच्छा काम किया, ये नहीं कह सकता हूँ मैं। ये आपका काम है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन जब आप हरियाणा छोड़ करके, राम रहीम छोड़ करके आप चले गए, डीएमके पर चले गए, तो किसके बलात्कार पर चले गए। लेकिन आपको बनारस के बीएचयू में आईआईटी की छात्रा जो थी उसके साथ जो बलात्कार हुआ, बीजेपी की आईटी सेल के 3 लोगों ने गिरफ्तार हुए, वो उनके बारे में चर्चा नहीं की आपने। कुलदीप सेंगर के बारे में चर्चा नहीं याद आई आपको। अयोध्या के मंदिर में एक दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें भाजपा के नेता का नाम आया, उसकी याद आपको नहीं आई। मंडल की याद आई, मंडल सुनिए, प्रेम शुक्ला जी सुनने का धैर्य रखिए। मंडल की याद आई आपको कि कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने विरोध किया था। बिल्कुल सही बात है, राजीव गांधी ने विरोध किया, पानी पी पी करके विरोध किया था और उसकी सजा उनको लगातार कई चुनाव में मिली कांग्रेस को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मंडल के खिलाफ कमंडल उठाया। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग, सुनिए, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया। सितंबर से लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ यात्रा लेके निकल गए और जो अपने को ओबीसी कहते हैं वही उनके यात्रा के सारथी बन गए थे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ऐसा मत समझाइए लोगों को। जब जब दलितों पिछड़ों की बात आई है, उनको कुछ देने की बात आई है, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग उनके सामने एक दीवार बन के खड़े हो गए हैं। ये बात सच है, ऐतिहासिक है। प्रेम शुक्ला जी, इतिहास गवाह है, कहने जयशंकर जी। ये बहुत बड़ी झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है ये। और ये समाजवादी लोग अक्सर बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी 1984 के संकल्प पत्र में है कि हम मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना चाहते हैं। 89 में भी ये संकल्प सरकार से समर्थन क्यों वापस लिया था? आयोग की सिफारिश सरकार से समर्थन क्यों वापस लिया था? कभी राम मंदिर के मुद्दे पर वापस लिया। आप भली भांत जानते हैं कि आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद राम मंदिर के मुद्दे पर हमने वापस लिया, मंडल के मुद्दे पर कभी वापस नहीं लिया। ये झूठ है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम पत्रकार मित्र भी बोलते हैं। सिर्फ पत्रकार बोलते नहीं, पत्रकार मित्र भी बोलते हैं। और ये झूठ से बचना चाहिए। इतना सरासर झूठ बोलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं बोलना चाहिए। सत्य यह है कि मंडल आयोग की सिफारिशों पर पहले दिन से
भारतीय जनता पार्टी समर्थन में थी। और आप ये समझ लीजिए कि जब मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद भी पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही संभव था। पहला प्रधानमंत्री पिछड़ा ये भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। तमाम पिछड़ों को जो है मुख्यमंत्री पद पर और तमाम बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया। मोदी जी की सरकार में जितने पिछड़ों को और अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व है, आप नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक विविध सरकारों को देख लीजिए, कहीं यह प्रतिनिधित्व आदरणीय जयशंकर जी नहीं प्राप्त रहा है। आप कितना भी पिछड़ा विरोधी भाजपा को बताएंगे, पिछड़ा ये मानेगा नहीं। पिछड़ा भली भांति जानता है कि हर अंत्योदय जो है ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार दर्शन का मुख्य सूत्र है। और हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो है ठीक है उसका विकास करना ये हमारा जो है संकल्प है। इसी कारण अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सबसे अधिक लोन SC/ST समाज के लोगों को मिला है इस कार्यकाल में, सबसे अधिक शौचालय SC/ST समाज के लोगों के बने, सबसे अधिक खाते SC/ST समाज के खुले। आप SC/ST समाज के लिए इतनी कल्याणकारी नीतियां अगर किसी और सरकार में है, मैं आंकड़ों के साथ चुनौती देता हूं, कोई सिद्ध कर दे। ठीक है वरुण पुरोहित, और बार बार कुछ लोग यही तर्क दे रहे हैं कि जब एक कोई कम्युनिटी बहुत ज्यादा वोकल हो जाती है तो उनके खिलाफ बाकी सब लामबंद हो जाते हैं, और हरियाणा में ये सबसे ज्यादा होता है। एक तरफ जाट और दूसरी तरफ दलित और OBC। और टिकट का बंटवारा हमने दिखाई दिया कि 30% सीट अगर कांग्रेस देगी, 30% टिकट देगी जाटों को, तो बाकी समुदाय क्या सोचेंगे? बाकी जातियां कहेंगी कि हम बीजेपी के पास चले जाते हैं। मधुमजा जी, जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने करने का प्रयास किया, मैंने शुरुआत में कहा अगर खट्टर साहब इतनी सक्सेसफुल थे तो 6 महीने पहले क्यों उठा दिया, और अनसक्सेसफुल थे तो 9.5 साल से अनसक्सेसफुल थे। कई बात आप जो जाट और दूसरी जातियों, पहले इनका प्रयास ये था कि नॉन जाट जो है बीजेपी को दे देगा, जाट कांग्रेस को दे देगा। लेकिन मैंने कहा ना, जनरल जो जनता है परेशान है, पूरा आम आदमी, जाति की बात ही नहीं। अगर ये इतनी बात होती कि ओबीसी के लीडर चैंपियन हो रहे मोदी जी, तो मोदी जी जीत लेते ना, क्यों उनके वोट कम हुए, क्यों उत्तर प्रदेश में आ रहे? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, विपक्ष में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की एक पैन इंडिया जो करी, उसके अलावा विपक्ष ने कोई आंदोलन नहीं किया। उसके बाद भी 400 पार पूरे पार हो गए देश से। और वो अगर विपक्ष मेहनत कर लेता तो 40 सीट भी नहीं आती। आज की स्थिति हरियाणा की यह है कि आप जब 8 तारीख को परिणाम देखोगे तो इनको बिल्कुल शौक लगेगा, फिर भी ये कहेंगे सोनिया गांधी ऐसे, राहुल गांधी ऐसे, प्रियंका। इनको क्या है, एक फोबिया सा है 10 साल में। मोदी काल की बात कर रहा हूँ, अटल जी, अडवाणी जी में तो पार्टी की डिफरेंस होती थी, वो तो एक गरिमापूर्ण नेता है। अडवाणी जी तो आज भी है आदरणीय, तो वो उनकी बात तो ये करते नहीं, उनके नाम से वोट अभी पंडित। ये चीज इंटरेस्टिंग है हर्षवर्धन जी कि कांग्रेस जो है इस जाति के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती। कभी भी उनसे डिस्कशन उस पर शुरू कीजिए तो वो कहते हैं हम तो कह रहे हैं कि सारी इनकी नीतियां ही जन विरोधी हैं, जाति विरोधी नहीं है, जन विरोधी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी। मेरी बात आरक्षण की बात, एक मिनट आदरणीय त्रिपाठी जी, ये आरक्षण की बात थी। अब निजीकरण करे जाओगे तो ST/SC को आरक्षण कहां से दोगे भाई कंपनियों में? तो 2-3 साल से इस बात को उठा रहा हूं। पूर्वी राजस्थान में हमारे जो मीणा समाज है, बच्चे पढ़ लिख गए, उनको आरक्षण पे एक होप होती थी कि भाई हमको नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी नहीं है, या तो प्राइवेटाइजेशन किया, तो आप वापस व्याख्या करिए और उसको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू करिए। ठीक है जी। देखिए वरुण जी जो है पुराने कांग्रेसी हैं। मैं जयपुर जब ये बोलते थे और राजस्थान का विश्लेषण करते थे तो उसमें बड़ा साफ साफ कहते थे कांग्रेस अब बाहरियों का अड्डा बन गई है। ये बार बार कहते थे कांग्रेस अपने मूल विचार से चली गई है, बाहर चली गई। तो ये ठीक बात करते थे। बाकी जो बात है, देखिए वो कांग्रेस के नेता के तौर पर बैठे हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी भी है और एक तरह से उनको वही करना चाहिए, कांग्रेस का ही पक्ष रखना चाहिए। लेकिन जरा आप ध्यान से सोचिए, राहुल गांधी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस पार्टी के लिए कहा जाता है कि ये कांग्रेस है, क्या वो बची भी है क्या? इस पर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। और अगर राहुल गांधी का नैरेटिव ठीक था तो आप मुझे बताइए, आप लोग सब, हम सब मान रहे हैं कि कांग्रेस का एज है, वही सरकार बनाने जा रही है। क्या कहीं आपने किसी रैली में सुना हम संविधान बचाने जा रहे हैं, हम आरक्षण बचाने जा रहे हैं, हम दलितों को एम्पावर करने जा रहे हैं? राहुल गांधी को मुझ सुना? नहीं सुना, क्योंकि यहां उनको जाट डोमिनेंस की राजनीति को आगे बढ़ाना था। यहां शैलजा जी कहती रह गई, हमको तो टिकट नहीं दिया गया, हमको नहीं लड़ने दिया गया, हमारे लोगों को नहीं लड़ने दिया गया। और जब उनसे सवाल पूछा गया, स्पेसिफिक सवाल बता रहा हूं, उनसे पूछा गया कि अरे आप प्रचार करने नहीं जाती हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जाएं तो जाएं, कहा कोई बुला ही नहीं रहा है। तो पता चला क्यों नहीं बुला रहा है,
क्योंकि सारे के सारे लोग हुड्डा जी की रिकमेंडेशन पर टिकट पाए। आप बात समझिए। पर उसका लॉजिक तो हर्षवर्धन जी ये भी दिया जा रहा है ना कि वो सांसद है। दीपेंद्र हुड्डा भी शायद लड़ना चाहते थे, ये भी खबर है, उनको भी टिकट नहीं दिया। अब जो सांसद ऑलरेडी बन चुके हैं उनको विधायकी का टिकट नहीं दिया गया। नहीं, ये तो मतलब ऐसा कोई नियम होता है क्या? ऐसा नियम नहीं, पर वो कांग्रेस का लॉजिक ये था कि आपको सांसद बनाया, हम विधायक का टिकट उस लॉजिक पर तो मैं कहता हूं कि वायनाड में तो सबसे ज्यादा मुसलमान है। राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वहां से मुसलमान सांसद क्यों नहीं बनाया? अब राहुल जी हट रहे हैं तो प्रियंका की जगह किसी मुसलमान को बना दें। रायबरेली में सबसे ज्यादा ब्राह्मण और पासी हैं, तो किसी ब्राह्मण या किसी पासी को दे दिया होता, कम से कम वही भला कर देते। तो मुझे लगता है कि जब पार्टियां अपनी सुविधा के सहूलियत के लिहाज से तर्क चुनती हैं तो मुश्किल होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जाति की राजनीति हर पार्टी कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। जो अच्छे से अपना समीकरण साध लेती है वो जीत जाती है, दूसरे को कहती है कि गड़बड़ हो गया। राहुल गांधी इस बार दलित नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डर था कि कहीं दलितों वाला मसला बैकफायर नहीं कर जाए। न तो दलित, न आरक्षण, न कुछ, कोई बात उन्होंने नहीं की। ठीक है, 50% से ज्यादा वोटिंग हरियाणा में हो चुकी है। कुछ ही देर में पोल ऑफ पोल्स के नंबर भी आपके सामने लाने शुरू कर देंगे हम। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ही देर बची है और ताजा आंकड़े आपके सामने।